और दोस्तों यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो था यूनेस्को की डिजिग्नेटेड 11 नई बायोस्फीयर रिजर्व, 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो इस लिस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इस लिस्ट में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको हाईलाइट करके बताया भी। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी एक बार फिर से बता रहा हूँ कि इसमें बेल्जियम और गैम्बिया पहली बार यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। और ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो नीदरलैंड, इटली और स्लोवेनिया, ठीक है, मतलब बेल्जियम और नीदरलैंड, इटली और स्लोवेनिया, ये दो ट्रांस बाउंड्री रिजर्व के साथ शामिल हुई हैं। तो मैंने इन सब का नाम आपको बता दिया था, फिर भी मैं एक बार यहाँ पर रिवाइज कराता हूँ इस टॉपिक को कि बेल्जियम, गैम्बिया, इन दोनों की बात करें, ठीक है, तो जो गैम्बिया में था वो था नियूमी बायोस्फीयर रिजर्व, BR लिख रहा हूं, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं आपके बेल्जियम कंट्री की, तो बेल्जियम कंट्री का था कैंपेन ब्रोएक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि बेल्जियम, किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स दोनों में ही था। ठीक है, बेल्जियम के साथ साथ किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स दोनों में ही फैला हुआ था। ठीक, तो बेल्जियम और गैम्बिया पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व पा रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है इटली और स्लोवेनिया का। इटली एंड स्लोवेनिया, ठीक है, इनकी जो ट्रांस बाउंड्री रिजर्व है उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो इटली और स्लोवेनिया में जूलियन आल्प्स ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व है। जूलियन आल्प्स ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, इन तीनों का नाम काफी इंपॉर्टेंट है तो उसको आप याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है, अगली न्यूज हम लोग की है, नीति आयोग पैनल फॉर नेट जीरो गोल। ठीक है, नीति आयोग पैनल फॉर नेट जीरो गोल क्या बात करता है ये न्यूज कि 3 साल हो चुके हैं इस बात को, जो कि भारत ने कहा था कि हम अपने नेट जीरो का गोल प्राप्त करेंगे 2070 तक। और इस पर काम करने के लिए नीति आयोग ने एक्शन लेते हुए बहुत सारी कमेटी फॉर्म की है। ठीक है, जो कि अनेक पॉलिसीज का निर्माण करेगी और जिसकी मदद से हम लोग ये टारगेट को अचीव कर सकेंगे। इसमें मेजर हाईलाइट की बात करता है कि 2021 में भारत ने सेलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशन को ज्वाइन किया, जो कि एक टारगेट सेट करता है नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी का। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बात हो रही है आपके COP26 की, जो कि आपके ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, यहां पर इंडिया ने पंचमित्र क्लाइमेट एक्शन टारगेट रखा था, पंचमित्र क्लाइमेट एक्शन टारगेट रखा था, जिसमें कि भारत ने नेट जीरो टारगेट को 2070 तक अचीव करने के लिए कुछ ऐसे नेशंस के ग्रुप को ज्वाइन किया जिसमें US, UK और चाइना आता है, जो सब मिल करके आपके क्लाइमेट एक्शन की ओर नेट जीरो गोल अचीव करने में भारत की मदद करेंगे, या ऐसा सारा ग्रुप जो कि खुद भी मतलब नेट जीरो की ओर उन्मुख हो रहा है। ठीक है, अगर की फोकस करें कि जो वर्किंग ग्रुप्स फॉर्म हुए हैं नीति आयोग के, उनकी क्या बात करते हैं, तो नीति आयोग के टोटल 6 वर्किंग ग्रुप फॉर्म हुए हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी तक नीति आयोग के कितने वर्किंग ग्रुप फॉर्म हुए हैं, तो टोटल 6 वर्किंग ग्रुप्स जो है फॉर्म हुए हैं, जो कि ये जो 6 वर्किंग ग्रुप होंगे ये क्या करेंगे, नीति आयोग के क्षेत्रों के लिए नीति प्रारूप तैयार करेंगे। यानी कि इसको यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो आपकी पॉलिसी फॉर्मेट्स को डिवाइस करेंगे, वर्किंग मॉडल्स बनाएंगे, यानी कि कार्यात्मक समूह मॉडल्स बनाएंगे या कार्य मॉडल बनाएंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, ट्रांजिशन पाथवे टू कोर सेक्टर्स। ठीक है, इसके साथ में ही आपका
परिवर्तन पथ तैयार करने के लिए भी ये कार्य करेंगे, ठीक है, संक्रमण पथ तैयार करने के लिए भी कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त कहता है कि 6 क्षेत्रीय कार्य समूह संक्रमण के व्यापक आर्थिक निहितार्थ, जिसको यहां पर हम लोग समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिकल एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिशन, क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के, यानी कि जलवायु वित्त को लेकर के, क्रिटिकल मिनरल्स, जो भी जरूरी मिनरल्स हैं, ठीक है, उनको लेकर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सप्लाई चेन्स को देखेंगे, सोशल एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन को देखेंगे, पॉलिसी सिंथेसाइज करेंगे, सेक्टोरल कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, बिल्डिंग, पावर एंड एग्रीकल्चर पर कार्य करेंगे, ठीक है, यानी कि जो भी आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं, ऊर्जा संक्रमण के सामाजिक पहलू हैं, नीति संश्लेषण है, परिवहन है, उद्योग, भवन, बिजली, कृषि, क्षेत्रीय समितियों पर जो है ये 6 सेक्टर केंद्रित रहेंगे, ठीक है। द रिपोर्ट्स बाय दीज ग्रुप विल बी कोलेटेड बाय द नीति आयोग विच विल प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। ये समूहों की रिपोर्ट जो है नीति आयोग द्वारा एकत्रित की जाएगी और समेकित रिपोर्टें तैयार की जाएगी, यानी कि एक मिला करके एक बड़ी रिपोर्ट जो है इन सबके बेसिस पर तैयार की जाएगी। तो ये था आपका नीति आयोग का जो पैनल है वो नेट जीरो गोल को कैसे प्राप्त करेगा, इस बारे में थोड़ी सी हाईलाइट्स की बात की गई है। जो अगली न्यूज है हम लोग की वो है चीता इन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, चीता इन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या बात कर रहा है कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वेस्टर्न मध्य प्रदेश में स्थित है, इज सेट टू बिकम द सेकेंड होम फॉर चीता इन इंडिया, और ये जो है दूसरा होम बन रहा है चीता के लिए, ठीक है, दूसरा होम बन रहा है चीता के लिए आफ्टर द कूनो नेशनल पार्क। इससे पहले कौन सा था, पहला था एमपी का कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क इसके पहले था। इट इज डिस्क्राइब्ड द परफेक्ट चीता हैबिटेट, जिसको बताया गया है आपके गांधी सागर नेशनल पार्क को एक परफेक्ट नेशनल हैबिटेट, यहां पर चीता जो है परफेक्टली रह सकता है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्यों चुना गया, कुछ बातें यहां पर हैं, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं यहां पर लिख दूंगा। पहली बात यहां पर कर रहा है कि द सेंचुरी इज स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ 368 स्क्वायर किलोमीटर, टोटल 368 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट को लेता है, नीमच को लेता है वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, पहले तो मंदसौर में फैला हुआ है, ठीक है, और दूसरा नीमच में फैला हुआ है, ठीक। तो ये 2 याद रखेंगे। मंदसौर में किस चीज का प्रोडक्शन होता है, अगर कोई एमपीपीसीएस भी देता हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मंदसौर में कोई एक नशीली चीज है उसका प्रोडक्शन होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और राइट ऑन द बॉर्डर विद राजस्थान, और ये जो है राइट बॉर्डर राजस्थान का जो है दहिना बॉर्डर वो इससे लगता है। इट्स साइट अटॉप अ फ्लैट रॉकी प्लेटू, ये जो साइट है उसका जो टॉप है, ऐसे समझ लो कि वहां पर फ्लैट रॉकी प्लेट्यू पाया जाता है, विद चंबल रिवर कटिंग द सेंचुरी इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल हाफ्स। इस सेंचुरी को यानी गांधी सागर सेंचुरी को चंबल रिवर जो है क्रॉस करती है, ये भी पॉइंट याद रखा है कि कौन सी रिवर क्रॉस करती है, तो रिवर चंबल क्रॉस करती है। द गांधी सागर डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर 1960, यहां पर गांधी सागर डैम बना हुआ है, गांधी सागर डैम बना हुआ है। कब बनाया गया था, 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी तभी इसको बनाया गया था। लाइज विद द एरिया ऑफ द सेंचुरी, और ये सेंचुरी जो भी वहां का है वहां पर आपका स्थित है, यानी कि गांधी सागर डैम उस अभ्यारण्य के अंदर में स्थित है। एंड सो डज पार्ट ऑफ द रिजर्वायर, अबाउट 3rd लार्जेस्ट इन द कंट्री, और ये जो है इसका जो रिजर्वायर है वो तीसरा सबसे बड़ा रिजर्वायर यहां पर हो जाता है। गांधी सागर हैज द बेस्ट हैबिटेट फॉर द चीताज आफ्टर कूनो, और गांधी सागर इन्हीं कुछ खासियत के कारण कूनो के बाद जो है दूसरा बेस्ट हैबिटेट इंडिया में कहा जा रहा है। अच्छा ठीक है, जब हम लोग बात कर रहे थे कुछ वर्ष पहले जब चीता अगर लाया गया था, कुछ वर्ष मतलब मान लीजिए लास्ट ईयर, तो जब चीता लाया गया था तो उसके लिए क्या बताया था। एक्चुअली देखिए चीता होता क्या है, चीता बिग कैट अलायंस का एक जानवर है, ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है, चीता यार सी लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो चीता जो है बिग कैट अलायंस का एक जानवर है। करता क्या है, चीता का एक अपना एरिया होता है, जैसे आपको पता होगा कि डॉग्स का अपना एक एरिया होता है, उसी तरीके से चीता का भी अपना एक एरिया होता है और चीता उसको मार्क करता है, ठीक है, इसकी टेरिटरी ये घेरता है। अब दूसरे चीता का एरिया मान लीजिए यहां पर ये है, तो चीता का जो एरिया होता है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है। लॉयन के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो चीता का एरिया काफी बड़ा होता है।
दूसरे चीता का एरिया ये है। अब अगर ये टेरिटरी कहीं ऐसे ट्रांजिट करती है, यानी कि यहीं कहीं दोनों का संक्रमण होता है, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा, समझ लो कि ये रेड जोन हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। और यहां पर चीता फाइट करते हुए अपने टेरिटरी के लिए क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। शहीद बोलना उचित है, हाँ ठीक है। देखिए इतनी सारी परेशानियां हैं, तो उस परेशानी में अगर थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाए तो ठीक ही बात है। देखिए मैं ऐसे तो कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, आयोग खुद से सक्षम है, मैं यही कहता हूँ सबसे, लेकिन फिर भी आयोग को यह समझना चाहिए कि 180 पेपर सेटर्स, जिसको विशेषज्ञ बोलते हैं, उनका रिप्लेसमेंट करने के बाद भी आयोग अपने बनाए हुए पेपर्स में त्रुटियां रखती है। हो सकता है कि वो साइकोलॉजिकल है, ये भी हो सकता है, लेकिन इतना भी साइकोलॉजिकल क्या खेलना कि वो फाउल प्ले हो जाए जो भी एस्पायरेंट्स है, तैयारी करने वाले हैं, उनके जीवन के साथ। क्योंकि एक चीज बहुत बुरी है कि आयोग क्लियर आंसर की नहीं जारी करता है, बच्चों से पूछता है कि आप बताओ जिस क्वेश्चन में डाउटफुल है उसका विद प्रूफ आप मुझे सेंड करो, ठीक है। और आप जब सेंड कर दोगे तो जिनको मार्क्स मिलने हैं मिल जाएंगे, जिनको नहीं मिलने हैं नहीं मिलते हैं, कट जाता है। फिर अपनी फाइनल आंसर की आयोग नहीं देता है। तो कुछ पारदर्शिता होनी चाहिए यूपीएससी को। देखिए अगर उसको देखा जाए तो कम से कम यूपीएससी के साथ ऐसा है कि जितने का आंसर की दे दिया वही सही रहेगा, जिस डेट को बोला उस डेट को पेपर होगा, उस डेट को एग्जामिनेशन होगा। बच्चे ठीक है, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा यूपीएससी की ओर नहीं जाते हैं क्योंकि शायद कुछ क्वालिफाइंग पेपर्स में, सीसैट में या इंग्लिश में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, ठीक है। बट यूपी पीसीएस जो कि एकमात्र सहारा है खासकर उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि एमपी पीसीएस में तो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों का बहुत ही कम होता है क्योंकि उनका कुछ ऐसा कोटा है कि बाहर के विद्यार्थियों का कम ही होना है, ठीक है। इंटरव्यू आते आते कहीं ना कहीं वो मार्क्स कम मिल जाएंगे या जो भी फंडा है, ठीक है। बट जब उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों का यूपी पीसीएस ही एकमात्र सहारा है, तो आयोग को ये चाहिए कि चीज़ों में थोड़ी सी निष्पक्षता और ले आए। जैसे चीज़ें धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई हैं। पहले 2-2 वर्ष में, 2.5-2.5 वर्ष में, 3-3 वर्ष में एक बार एग्जाम होता था या पूरे प्रोसेस में लग जाता था। आयोग बिल्कुल पिछले 3-4 वर्षों से विद इन ईयर, या मैं कह सकता हूं कि 1.5 साल के अंदर फाइनल रिजल्ट देने में सक्षम रहा है। तो आयोग को उसी तर्ज पर अपने वो जो एक आयोग से एक्सपेक्टेशन बच्चों की हो गई है, जो भी एस्पायरेंट है, कि आयोग हमारा इतना अच्छा है कि 8 महीने से 10 महीने या 12 महीने, मैक्सिमम 15 महीने में फाइनल रिजल्ट ला के दे देता है कि फला व्यक्ति है फल्या रैंक पा करके यहाँ पर जिलाधिकारी हो गया है, सॉरी एसडीएम हो गया, वही जिलाधिकारी, ठीक है, एसडीएम हो गया है, या फिर कोई और पोस्ट ठीक ठाक पा गया है, रजिस्ट्रार की पोस्ट पा गया है, युवा कल्याण अधिकारी पा गया है, ठीक है, या फिर डीपीआरओ की पोस्ट पा गया है, जो भी पा गया, ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आयोग जिस तरह से अपनी शुचिता बना करके चल रहा था, जितना विश्वास उसके ऊपर हो चुका था बच्चों का, मैं मानता हूं कि उतनी चीजें आयोग को फिर से मेंटेन करनी चाहिए। और बिल्कुल आप लोगों की सारी बातें सही हैं कि आप लोगों को बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, खासकर पहले बैच के विद्यार्थियों के लिए। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन किस तरह हो रहा है, सीसैट में किस तरह से किया जाएगा, ये बड़ा एक चैलेंज है, ठीक है, जिसकी शुरुआती कुछ वर्षों में कोई पारदर्शिता की स्थिति नहीं रहेगी। और अगर जितना पॉसिबल हो आयोग को चीजें थोड़ी सी पोस्टपोन करनी चाहिए और बकायदे, जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है कि आप मिड एग्जाम में कोई सिलेबस या कोई पैटर्न चेंज नहीं कर सकते, उस हिसाब से उसका पालन करते हुए चलना चाहिए। और मुझे आशा है कि बच्चों के फेवर में, मतलब हम सभी लोगों के फेवर में ये निर्णय आयोग को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कोई दबाव का विषय नहीं है, ये सहज रूप से जो है निर्णय लिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 7 लाख 8 लाख जिंदगियां पेपर भरी हुई हैं और पिछले 1 वर्ष से लगभग 12 महीने 11 महीने बीत रहे हैं, लगभग इंतजार कर रही हैं। तो ये चीजें एक खिलवाड़ की तरह से नहीं होनी चाहिए, सबकी जिंदगी है और उस हिसाब से आयोग को जो है निर्णय लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैं चीते की बात कर रहा था, फिर से लौट आते हैं यहाँ पर इस विषय पर। तो चीते जो है बेसिकली या इस तरह से इनके डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। या फिर रिप्रोडक्शन के लिए, ये अगर मान लीजिए कोई साथी है तो वो अगर दूसरी टेरिटरी में चला गया है, इस कारण से भी बहुत सारी फाइटें होती हैं, तो चीतों के मरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो जब प्रोजेक्ट चीता यहाँ पर आया, प्रोजेक्ट चीता का मतलब कि जब दोबारा चीतों को यहाँ पर लाया गया, तो ये माना जा रहा था कि अगर 50% चीते जिंदा रह जाते हैं भारत में, तो इस प्रोजेक्ट को मान लिया जाएगा कि बिल्कुल करेक्ट चल रहा है, यानी कि बिल्कुल ट्रैक पर है, ठीक है। तो चीता गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्यों आया, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें मैंने आपको बता दी है। अगली जो रिपोर्ट है हम लोग की, वो है रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस, ठीक है। रिपोर्ट है इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस।
तो इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं कि एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जिसका नाम है इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस अ क्रिटिकल, देखिए स्पेलिंग यहाँ पे जो चीज़ छोड़ दिया हूँ वो समझ लीजिएगा, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ट्रेंड्स, ड्रॉबैक्स एंड न्यू अप्रोचेस। ठीक है, इस नाम से एक रिपोर्ट जारी किया है। इसमें टोटल बात ये करता है कि जो की हाइलाइट्स है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या बात करता है। की हाइलाइट्स में ये कहता है कि फाओ के अकॉर्डिंग, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि डिफॉरेस्टेशन की जो रेट है, यानी कि निर्वनीकरण की जो रेट है, मतलब पेड़ काटने की जो रेट है, वो जो 2010 के कंपैरिजन में 2020 तक वो घटती हुई दिखाई गई है। कि 2010 में 13 मिलियन हेक्टेयर जो है वो पर ईयर के हिसाब से कटाई होती थी। अभी 2020 में ये चीज़ घट करके 10 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से हो रही है, यानी कि द ग्लोबल रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन हैज़ डिक्रीज्ड। ठीक है, इस बारे में एक बात कहता है। फिर रिकमेंडेशन देता है, क्या क्या रिकमेंडेशन देता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। रिकमेंड क्या करता है कि प्राइसेस ऑन एनवायरमेंटल एंड सोशल एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में बात करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी पर्यावरणीय और सामाजिक बाह्य प्रभाव हैं उनके आधार पर कीमतों का निर्धारण करना। दूसरा इसमें रिकमेंडेशन दिया गया है कि रिकॉग्निशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक गुड्स, के सार्वजनिक वस्तुओं की पहचान करना, उनका प्रबंधन करना। तीसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अल्टरनेटिव फंडिंग स्कीम्स, वैकल्पिक जो भी वित्त पोषण योजनाएं हैं उनकी स्थापना करना। एडप्टेशन ऑफ पॉलीसेंट्रिक गवर्नेंस अप्रोच इन एन इंटरडिपेंडेंट सिस्टम, अन्योन्य आश्रित प्रणालियों में बहुकेंद्रीय शासन दृष्टिकोण को अपनाना, यानी कि बहुकेंद्रीय जब शासन दृष्टिकोण होगा तो चीज़ें कई अप्रोच से टैकल की जा सकेंगी। ठीक है, तो ये जो था ये रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस हम लोग देख रहे थे, जिसको शॉर्ट में IGF भी कहते हैं। एक बार जिस्ट बता देता हूँ कि क्या क्या है इसके बारे में। तो जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको शॉर्ट में IUFRO कहा जा सकता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ट्रेंड्स, ड्रॉबैक्स एंड न्यू अप्रोचेस। ठीक है, इससे रिलेटेड की हाइलाइट्स ये कहता है कि फाओ ने कहा है कि डिफॉरेस्टेशन की जो दर है वो डिक्रीज हुई है पिछले लगभग 10 वर्षों में। जैसे 13 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था 2010 में, अगर 2020 के डेटा से कंपेयर किया जाए तो वो 10 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, हालांकि ये डेटा बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी डिफॉरेस्टेशन की दर जो है वो धीरे धीरे घट रही है, ऐसी चीज़ बताई जा रही है। इसमें कुछ रिकमेंडेशन दिए गए हैं। क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया है, तो मैंने आपको बताया कि जो भी सार्वजनिक वस्तुएं हैं उनकी पहचान कर लेना है, पर्यावरण और सामाजिक बाह्य मुद्दों के आधार पर कीमतों का निर्धारण करना है, वैकल्पिक वित्त पोषण की योजनाओं की सिफारिश करनी है और बहु केंद्रीय शासन दृष्टिकोण की स्थापना की जानी है। ठीक है, इसके बाद एक जो न्यूज़ है हम लोग की वो है 4th सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी ऑफ UNEA। तो इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं इस न्यूज़ को। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। तो रिपोर्ट वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो 2023 लिखा हुआ है, ये बेसिकली पब्लिश कब हुई, तो पब्लिश हुई है मार्च 2024 में। तो थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है, लेट पब्लिश होती है। ये दिखाता है कि भारत जो है 3rd वर्स्ट एयर क्वालिटी आउट ऑफ 134 कंट्री। ठीक है, क्या दिखाता है इंडिया के बारे में, 134 देशों में इंडिया तीसरा सबसे बुरा एयर क्वालिटी रखता है। ठीक है, 2023 वाले रिपोर्ट के अनुसार। इसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान केवल 2 ही हैं इसके पहले। ठीक है, तो बांग्लादेश वो भी अपने ही बगल का है और आपके पाकिस्तान
बिटाहुआ भी अपने ही बगल का है। ये दोनों के बाद भारत जो है तीसरा सबसे वर्स्ट एयर क्वालिटी रखता है। ठीक है, मैंने ये बात बता दी कि रिपोर्ट पब्लिश कब हुई। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? तो एक स्विस संस्था है, स्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IQAIR। ठीक है, इसने इसको पब्लिश किया है। की हाईलाइट क्या है कि बिहार का बेगूसराय, अब नाम याद रखिएगा, बिहार वाले भी देखेंगे इसको ध्यान से। बेगूसराय और बिहार को अगर लिया जाए तो ये वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया में आता है, जबकि दिल्ली आइडेंटिफाई होता है कैपिटल सिटी जिसकी पुअरेस्ट एयर क्वालिटी है। ठीक है, तो ये आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया में सबसे वर्स्ट सिटी के तौर पर, ठीक है, आता है, जबकि वर्स्ट सिटी ने मेट्रोपॉलिटन एरिया सबसे वर्ल्ड का सबसे दूषित मेट्रोपॉलिटन एरिया है। जबकि अगर दिल्ली की बात की जाए तो कैपिटल सिटी में सबसे बुरा पुअरेस्ट एयर क्वालिटी इसकी है। ठीक है, अब इसमें PM 2.5 का कंसंट्रेशन देखा जाता है। PM 2.5 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 माइक्रोन का होता है और पार्टिकुलेट मैटर जो 10 माइक्रोन का होता है। तो अगर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की बात की जाएगी तो कंसंट्रेशन इसका निकल करके आया है 54.4 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से भारत में पाए जाने वाले पार्टिकुलेट मैटर की जो क्वांटिटी है वो बाकी दो कंट्रीज, एक है आपका बांग्लादेश जहां पर 79.9 आपके माइक्रोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर पाया जा रहा है, और पाकिस्तान का 73.7 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर पाया जा रहा है। ठीक है, अब अगर बात की जाए रैंक की तो रैंक में पहले नंबर पर है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और फिर तीसरे नंबर पर इंडिया है। ठीक है, वहीं अगर सिटीज़ की बात की जाए लिस्ट की तो वो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, डायरेक्टली बता दूंगा कि जैसे बेगूसराय है पहले नंबर पर, फिर गुवाहाटी आता है दूसरे नंबर पर। तो बेगूसराय से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है? गुवाहाटी आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट का भी कोई स्टेट इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो सकता है, इतना ज़्यादा प्रदूषित हो सकता है। तो नाम इसका ज़्यादा याद रखिएगा। मेरे हिसाब से गुवाहाटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेगूसराय लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेगूसराय, गुवाहाटी और तीसरे नंबर पर कैपिटल सिटी में देखोगे तो दिल्ली। फिर चौथे पर भी इंडिया की ही सिटी है जिसका नाम है मुल्लनपुर, फिर लाहौर पाकिस्तान का आता है और न्यू दिल्ली फिर से इंडिया की कैपिटल सिटी में आ जाती है। ठीक है, तो ये सारा डेटा है जिसमें टॉप 6 में आप देख सकते हो केवल एक पाकिस्तान का है, बाकी 5 सिटी कहाँ की है? इंडिया की है। फिर आती है अगली रिपोर्ट। अगली रिपोर्ट से पहले ये रिपोर्ट एक बार फिर से मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 जारी की गई। कब जारी की गई? तो मैंने बताया आप लोगों को कि मार्च 2024 में जारी की गई। किसके द्वारा जारी की जाती है? तो स्विट्जरलैंड की एक संस्था है, यानी कि स्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IQAir। IQAir ने ये बताया है कि इंडिया 134 कंट्रीज में थर्ड सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड यानी कि प्रदूषित देश बन गया है। प्रदूषित देश का मतलब कि यहाँ की एयर क्वालिटी सबसे पुअरेस्ट है, थर्ड सबसे पुअरेस्ट है। ठीक है, इसके ऊपर कौन कौन है? तो एक बांग्लादेश अपने दाएं हाथ पर, एक पाकिस्तान अपने बाएं हाथ पर। दोनों छोटे बेटे जो है वो भी दोनों बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुके हैं। ठीक है, क्या डेटा क्या कहता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करोगे तो चौंकाने वाला रिजल्ट है कि बिहार का बेगूसराय ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड, वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया है बेगूसराय। ठीक है, और अगर ओवरऑल आप PM 2.5 की बात करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोग्राम का जो होता है, वो छोटे कणिका की बात करते हैं तो वो कितना पाया जाता है इंडिया में? तो एवरेज जो है 54.4 माइक्रोग्राम पाया जा रहा है, जो कि 79.9 जो कि बांग्लादेश का है और 73.7 जो कि पाकिस्तान का है। इसके बाद तीसरे नंबर पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड एयर क्वालिटी दिखाता है। ठीक है, वहीं अगर शहरों की बात की जाएगी तो टॉप 6 शहर में 5 कहाँ के हैं? इंडिया के हैं, जिसमें पहले नंबर पर बेगूसराय, दूसरे पर गुवाहाटी, तीसरे पर दिल्ली, मुल्लनपुर, लाहौर और फिर दिल्ली आता है। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें। आशा करता हूँ कि आपको न्यूज़ समझ में आई होगी। ठीक है, फिर से प्रोटेस्ट के बारे में बोल रहा हूँ। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करिए। क्यों? क्योंकि जो आपको परीक्षा नियामक है एक तरह से, या जो आपको नौकरी देने वाली संस्था है, उसके ऊपर बम मार के आप नौकरी नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है? ठीक, तो इसीलिए एक सिविल एस्पायरेंट की तरह से वर्क करिए।
अपना जो आपको आपत्ति दर्ज करानी है वो निश्चित तौर पर दर्ज करानी है। देखिए, किसी तरह का पैसिव प्रोटेस्ट नहीं, मतलब एक्टिव भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है। कहने का मतलब पैसिव प्रोटेस्ट ही करना है, ये नहीं कि बम फेंकने चले गए, लाठी डंडा चला रहे हो, ठीक है, तोड़ फोड़ मचा रहे हो, इस तरह का कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, करना क्या है, अपनी मांगे शुचितापूर्वक रखनी है। ठीक है, ठीक है, वो आयोग है, वही आज तक वैकेंसीज निकाला है और पिछले कुछ वर्षों में ठीक भी रहा है। अगर हम लोगों ने पिछले 3-4 वर्षों का हम लोग हिस्ट्री देखा जाए तो मुझे लगता है कि चीज़ें ठीक रही हैं। लेकिन ये जो इस वर्ष हुआ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2023 का साल भी इंपॉर्टेंट था। चलिए, उसमें परीक्षाएं आयोजित हुई, 2024 का पूरा वर्ष निकल गया और यूपी पीसीएस ने अपनी एक परीक्षा ठीक से आयोजित नहीं कर पाया। ये मतलब ठीक है, पुलिस और इत्यादि परीक्षाएं किया, लेकिन पीएससी लेवल की एक भी परीक्षाएं, पब्लिक सर्विस कमीशन की जो आपकी पीसीएस की परीक्षा होती है, वो नहीं आयोजित कर पाया, ना ही आरओ की परीक्षा सुचितापूर्वक हो पाई, पेपर लीक हुआ। और वो चीज़ें कहीं ना कहीं तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स को सेटबैक करती हैं, वो घर वापसी के लिए मजबूर होते हैं। जो बच्चा साल भर जाकर के दिल्ली रह रहा है, मुझे लगता है कि मोटी मोटा 1 महीने का उसका केवल रूम रेंट और खर्चा 7,500 से 8,000 रुपये है। कभी कभी वो 10,000 रुपये है, डिपेंड करता है कि कैसे फैमिली बैकग्राउंड से वो आता है। तो वो 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये तक जाता है। ठीक है, अब ऐसा बच्चा अगर साल भर दिल्ली रहता है तो 15 में 12 का गुणा करोगे आप तो 1,80,000 रुपये आएंगे। ये सामान्य नहीं है किसी एक मध्यम वर्गीय परिवार को अपने बच्चे को उतना दूर भेज के, एक तो उतना दूर भी भेज रहे हैं, ठीक है, वो परेशानी से रह रहा है, आधा पेट खा रहा है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और उसके बावजूद अगर परीक्षाएं नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं ये सेटबैक है। क्योंकि फिर उसको लगता है कि इतने पैसे जो गए हैं हमारे पास से, शायद ये चीज़ें आप लोग कनेक्ट कर पाओ, जो लोग भी सुन रहे होंगे, कि इतने पैसे जो घर से गए हैं उसे मैं कैसे कमा के ला पाऊँ। जो बाबूजी के पैसे गए, जो पिताजी के पैसे गए, जो चाचा ने दिए, जिसने भी दिया, वो पैसे मैं कैसे कमा के ला पाऊँ। उसके बाद जब वो दिल्ली जाके ये चकाचौंध देखता है तो उसे लगता है कि हमें कुछ प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, और जब परीक्षाएं हो जाती हैं तो कम से कम वो आश्वस्त रहता है कि पेपर ठीक हुआ या कितनी मेहनत करनी है, इस हिसाब से। और इस तरह के डिलेमा में फंस करके उसकी अपनी तैयारी जो है कहीं ना कहीं बाधित होती है। तो मैं बिल्कुल बहुत दुखित हूँ इस फैसले से कि चीज़ें जो है ऑल ऑफ सडन दी गई, चीज़ें नॉर्मलाइजेशन के कैटेगरी में दी गई, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आयोग जो है खुद से बहुत ज़्यादा कैपेबल है, उसके बारे में बताना नहीं है, लाखों परीक्षाएं करा चुका है। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ बताना नहीं है, बस ये है कि धैर्यपूर्वक बच्चों की बात सुन करके और अपना एक जो है फर्म डिसीजन देना चाहिए। चलिए, तो अगली जो न्यूज़ है वो है इंडियाज़ फर्स्ट स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट इन मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट कहाँ लगी है। तो एलएनजी यूनिट आपकी लगी है मध्य प्रदेश में लगी हुई है। ठीक है, एलएनजी होता क्या है, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस को हम लोग एलएनजी बोलते हैं। ठीक है, और स्मॉल स्केल है तो ये चीज़ याद रखिएगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जो स्मॉल स्केल यूनिट लगी है वो मध्य प्रदेश में लगी हुई है। ठीक है, किसकी मदद से लगी है, तो गेल ने इसको लगाया है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो पेट्रोलियम नेचुरल मिनिस्टर हैं और उसको जो है देश को समर्पित किया है इन्होंने। की हाईलाइट के बारे में बात करें तो 201 सीएनजी स्टेशन और इंडिया की पहली स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट ऑफ गेल जो है ये लगा हुआ है मध्य प्रदेश में। इसके बारे में और हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस ये पॉइंट याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में लगा हुआ है। चलिए, कहाँ लगा है, तो गेल के विजयपुर कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में लगा हुआ है। तमिलनाडु शोर स्कीम, तो तमिलनाडु की एक स्कीम है, इसका नाम है शोर। ठीक है, नीथल मेची इक्कायम एक स्कीम है जो कि तमिलनाडु शोर स्कीम के नाम से जानी जा रही है। तमिलनाडु स्टेट ये सोचता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कोस्टल एरिया है, यानी कि तटीय क्षेत्र है, तो उसको क्यों ना हम लोग रिस्टोर करें, यानी कि उसका पुनर्जीवीकरण करें, उसको कुछ ऐसा बनाएं जिससे लोगों की आजीविका चल सके, वहाँ पर पाए जाने वाले प्रजातियों को हम लोग उसकी समृद्धता को बचा कर रख सकें, वो एक धरोहर के रूप में कार्य कर सके। ठीक है, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए टोटल 1076 किलोमीटर में फैले जो 14 डिस्ट्रिक्ट में कोस्टल रिसोर्सेज हैं उनको बचाने के लिए 1675 करोड़ रुपए खर्चा करने वाली है, जिसको तमिलनाडु शोर स्कीम के नाम से जाना जा रहा है। मेजर एम क्या है, तो जैसा मैंने बताया कि कोस्टल बायोडाइवर्सिटी को, यानी कि जो तटीय जैव विविधता है उसको बचा करके रखना है। कोस्टल प्रोटेक्शन, यानी कि तटीय
क्षेत्रों का संरक्षण करना है, इंप्रूव करना है लिवलीहुड, जो भी जीविकोपार्जन का वहाँ पर स्तर है उसको जो है इंप्रूव करना है कोस्टल कम्युनिटीज़ की, और पोल्यूशन कंट्रोल करना है कोस्टल एरिया में। ये सारे मेजर एम होते हैं आपके तमिलनाडु शोर स्कीम के। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर 8 बीचेज। अभी आपको पता है कि जो कोस्टल एरिया है तमिलनाडु का, उसको जो है कोवलम, जो कि चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो मेजर बीच है अक्रॉस द स्टेट इंक्लूडिंग मरीना इन चेन्नई, अरियामन इन रामनाथपुरम, कयालपट्टिनम इन तुतुकोडी, कोदाविलई इन तिरुनवेलई, कामेश्वरम इन नागापट्टिनम, कुतुमवदी इन पुदुकोट्टई, सिल्वर बीच कुडलोर में, और माराक्कानम बीच विलुपुरम में। ये डेवलप किए जा रहे हैं टोटल 250 करोड़ रुपए से, जिससे कि इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो अब ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत समझ में आएगी कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए तटीय क्षेत्रों को, जो बीचेस हैं, उनको इम्प्रूव किया जा रहा है। टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट में 1076 किलोमीटर की टोटल जो आपकी तटीय क्षेत्र हैं उन पर 1675 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट, जिससे कि कोस्टल बायोडाइवर्सिटी, कोस्ट की तटीय जैव विविधता, तटीय क्षेत्रों का संरक्षण, वहाँ पर लिवलीहुड कोस्टल कम्युनिटीज़ का बढ़ाया जा सके, पोल्यूशन को कंट्रोल किया सके, इत्यादि चीज़ें। ठीक है, आइए अगला जो न्यूज़ है वो है स्टेट ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीसीज। इसको लॉन्च किया गया है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज एंड वाइल्ड एनिमल्स, CMS के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाम क्या है? वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीसीज रिपोर्ट। इसको पहली बार जो है लॉन्च किया गया है। एक UN बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी है जो कि ओपनिंग ऑफ मेजर UN वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस CMS COP 14 में स्टार्ट हुआ था। रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा किया गया है? तो UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया है 2024 के फरवरी महीने में। कुछ चीज़ें बताता है कि जैसे while some migratory species listed under CMS are improving nearly half, 44% showing population declines, 44% जो है वो डिक्लिनेशन शो कर रही हैं, यानी कि घटती हुई स्थिति दिखा रही हैं, जबकि कुछ जो CMS के अंडर में माइग्रेटरी स्पीसीज रजिस्टर्ड हैं वो इम्प्रूव करती हुई दिखाई दे रही हैं। मोर देन 1 in 5 यानी कि 22%, 5 में 1 लगभग CMS लिस्टेड स्पीसीज आर थ्रेटेंडेड विद एक्सटिंक्शन, जो कि थ्रेटेंडेड है एक्सटिंक्शन यानी कि विलुप्ति के कगार पर है। नियरली 97% ऑफ CMS लिस्टेड फिश आर थ्रेटेंडेड विद एक्सटेंशन, और इनको भी एक्सटिंक्ट का खतरा है, यानी कि विलुप्ति के कगार पर ये भी हैं जो CMS लिस्टेड फिश होती हैं वो। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में सारा डेटा दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पढ़ना कोई मतलब नहीं है, मैं अभी पढ़ दूंगा, एक्स्ट्रा डेटा बनेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए अगला जो देखते हैं वो है ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, GFAI की बात करता है। ठीक है, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, तो इसकी मेन बात बस कर लेते हैं कि ये अनाउंस किया गया है ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट GIM 2024 जो कि तमिलनाडु में हुआ था उसके द्वारा। ठीक है, और डेनमार्क ने अनाउंस किया था ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट करने के लिए कि 2 कंट्रीज़ के बीच में सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन सेक्टर को लेकर के और ज्वाइंट ग्लोबल गोल्स को लेकर के कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इनिशिएटिव नाम है इसका। तो इसका जो टारगेट है बेसिकली वो क्या है कि ग्रीन फ्यूल सेक्टर को थोड़ा सा एडवांस किया जाए, आगे ले जाया जाए, जिसमें कि ग्रीन हाइड्रोजन आ सकता है। फिर उसके बाद इनोवेशंस जो भी हैं, जो भी नवाचार हैं, नई नई चीज़ें हैं, उसको फॉस्टर किया जाए, कोलैबोरेशन को बढ़ाया जाए, पार्टनरशिप बिटवीन डायनिश इंडस्ट्री और उसके काउंटर पार्ट इन इंडिया से आपका टाई अप किया जाए, यानी कि जो भी डेनमार्क की इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ग्रीन सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम कर रही हैं, और सेम काउंटर पार्ट जो इंडिया में ऐसी कंपनीज़ हैं, इन दोनों में कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पर कुछ फाउंडिंग मेंबर कमिटमेंट का नाम लिखा हुआ है, जैसे मैर्स्क, टॉपसोई, अमवेल्ट एनर्जी, मार्श मेक्स, यूरोपियन सस्टेनेबल सोल्यूशन, नोवोजाइम्स, डैनफॉस, ब्रडर, क्रिस्टीन हाइड्रोजन, डेनमार्क। ये कमिटेड हैं GFAI के प्रति। ठीक है, और ये उसके फाउंडिंग मेंबर्स भी कहे जा सकते हैं। ठीक है,
तो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं थी, लेकिन ये जान सकते हैं कि ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इनिशिएटिव में किस कंट्री के साथ जो है टाई अप हुआ है। तो याद रखिएगा डेनमार्क के साथ जो है वो टाई अप हो रखा है। अगला है स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट। तो स्नो लेपर्ड यानी कि सफ़ेद लेपर्ड जो होते हैं, तो जो स्नो लेपर्ड के ऊपर असेसमेंट हुआ है वो भूपेंद्र यादव जी ने रिलीज़ किया है, स्टेटस रिपोर्ट ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया। इसमें कहा जा रहा है कि जो स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट है इंडिया, जिसको SPAI कह रहे हैं, स्नो लेपर्ड, ठीक है, पॉपुलेशन, SP पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ इंडिया, ये पहली बार साइंटिफिक एक्सरसाइज की जा रही है टोटल 718 इंडिविजुअल स्नो लेपर्ड के ऊपर, ठीक है। इसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज की जा रही है 2 कंजर्वेशन पार्टनर के साथ मिलकर के। पहला है नेचुरल कंजर्वेशन फाउंडेशन मसूरू और दूसरा है WWF इंडिया यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के साथ, ठीक है। टोटल इसके एरिया के बारे में बात की जा रही है कि 93,392 स्क्वायर किलोमीटर जो है ऑक्यूपेंसी है, और एस्टिमेटेड प्रेजेंस देखी जा रही है 1,0841 किलोमीटर स्क्वायर में। टोटल 241 यूनिक स्नो लेपर्ड्स की फोटो खींची गई है। और स्टेट वाइज क्या पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा एग्जाम के लिए यही महत्वपूर्ण है। अभी तक सारा खेल चल रहा था, तो लद्दाख में सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड है 477, उसके बाद उत्तराखंड में 124, फिर हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 स्नो लेपर्ड है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि लद्दाख में 477 है, फिर है आपके उत्तराखंड में, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लास्ट में जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है वो आई है। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है 28वीं कॉन्फ्रेंस हुई है पार्टीज टू द UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है। तो चौथा सेशन हुआ है, 28वां सेशन हुआ है। कहाँ हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, तो दुबई UAE में हुआ है, नवंबर 2023 में ही हुआ है, ठीक है, पिछले वर्ष। और अगला 2029 का कहाँ पर, सॉरी COP29 कहाँ पर होगा, तो अजरबैजान में स्टार्ट होने वाला है 2024 में। और COP जो 30 है वो कहाँ होगा, ब्राज़ील में, नवंबर 2025 में। तो ये दोनों डेटा याद रखने वाला लायक है कि COP29 होने वाला है अजरबैजान में, और 30th होने वाला है आपका 30वां ब्राज़ील में, ठीक है। लॉस एंड डैमेज फंड की बात करें तो COP28 में एक लैंडमार्क एग्रीमेंट हुआ, एक बहुत ही बढ़िया एग्रीमेंट हुआ, जो कि ऐसे नेशंस को लेकर के जो कि क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट में सबसे ज़्यादा मार झेल रहे हैं, उनके लिए लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना की गई, ठीक है। और टोटल जो इसमें वेल्दी नेशंस हैं जिन्होंने प्लेज लिया, शपथ ली, और टोटल मिलाकर के जो फंड दिया वो अभी $650 मिलियन का हो चुका है, ठीक है। फिर है क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट। ये डेवलपिंग नेशन को लेकर के आया हुआ था, जो कि कहीं ना कहीं मिटिगेशन और एडेप्टेशन को लेकर के फाइनेंस की प्रॉब्लम से जूझते हैं क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के। तो टोटल इसमें $100 बिलियन का मतलब प्लेज लिया गया, रखा गया फंड। टोटल न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG की बात इसमें की गई थी, जिसको यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। COP saw an agreement to draft a post 2025 finance target ahead of COP29। तो इसका मतलब है कि COP में, जो COP29 से पहले 2025 के बाद एक वित्त लक्ष्य का मसौदा तैयार करने की यहाँ पर एक सहमति बनी हुई है, एक ड्राफ्ट तैयार करने की पोस्ट 2025, ठीक है। ग्लोबल स्टॉक टेक टेक्स्ट एंड फॉसिल फ्यूल के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। क्या बात हो रही है कि 2020 से 2025 के बीच जो इमिशन था आपका, वो अपने पीक पर था, यानी कि पीक ग्लोबल इमिशन की बात कर रहा है कि इस समय जो है सबसे ज़्यादा चरम वैश्विक उत्सर्जन का अनुमान का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि जो वार्मिंग है, जो गर्माहट है वातावरण की, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ऊपर पहुँच गई थी, और रीचिंग नेट ज़ीरो बाई 2050। फिर से इसको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा गलत बता दिया, कि कह रहा है कि मतलब जो ऊपर पहुँचा हुआ तापमान है उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल के 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देना है, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहा है कि इमिशन रिडक्शंस कंसिस्टेंट विद द गोल्स ऑफ लिमिटिंग वार्मिंग to 1.5 डिग्री सेल्सियस above pre-industrial level and reaching net zero by 2050 is now made explicit। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा इसमें एक और जो है इनिशिएटिव आया, जैसे ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस करके आया है, GRCA। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं।
COP28 की बात करें तो इसमें इंडिया जो है इनिशिएटिव्स को लीड कर रहा था या लेड कर रहा था, ठीक है। तो ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस जो है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया COP28 में। और ये जो दुबई में कॉन्फ्रेंस चल रही थी, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, UNFCCC, उसी के अंतर्गत लाई गई। ये लॉन्च किया गया किन कंट्रीज़ के साथ, जैसे इंडिया हो गया, इजिप्ट हो गया, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रिया, भूटान, कंबोडिया, जापान। और रिवर सिटीज़ द हेग, डेन हाग जिसको बोलते हैं, नीदरलैंड की, एडिलेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, अन स्लो जो नॉक ऑफ हंगरी में जितनी सिटीज़ और जो कंट्रीज़ हैं सब मिल करके लॉन्च करती हैं। GCRA यूनिक अलायंस होगा जो कि 275 प्लस रिवर सिटीज़ को, जो कि 11 कंट्रीज़ में फैली हुई हैं। रिवर सिटीज़ वो है जो कि किसी नदी के किनारे पड़ने वाली सिटी है, तो ऐसी 275 प्लस सिटी है विश्व में जो कि 11 कंट्रीज़ के किनारे फैली हुई हैं। इन सबको कहीं ना कहीं जो है इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी के द्वारा, नॉलेज मैनेजमेंट पार्टनर के द्वारा फर्स्ट काइंड ऑफ वर्ल्ड है ये जो रिवर सिटीज़ अलायंस है। इसमें क्या होगा कि सिटीज़ को, यानी कि रिवर्स को पहले तो क्लीन रखा जाएगा और उन सिटीज़ से निकलने वाले कचरे को थोड़ा सा मैनेज किया जाएगा जिस हिसाब से किया जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव आया है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव COP28 के दौरान, ठीक है। तो ये न्यूज़ कई बार हो चुकी है रिपीटेडली। मैं जब मार्च में ले रहा था लास्ट लेक्चर तो भी किया था, उसके बाद हमने जब मंथली न्यूज़ कवर की उसमें भी इसको कवर किया है। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस चीज़ें देख लेनी है। इनिशिएटिव जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 2023 के अक्टूबर में। दो मेन प्रायोरिटीज़ हैं इस इनिशिएटिव की। पहला तो वाटर कंजर्वेशन है कि जल बचाएंगे हम लोग, और फॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधों को लगाना जो है इसमें प्रायोरिटी पर रखा गया है। द ग्रीन क्रेडिट विल बी अवेलेबल टू सोल्ड द डोमेस्टिक मार्केट प्लेटफॉर्म। और ग्रीन क्रेडिट्स जो बनते हैं आपके, अगर ये दोनों काम आप करते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं और ट्रीट करते हैं ट्रेडेबल कमोडिटीज़ को, तो ग्रीन क्रेडिट्स को हम लोग डोमेस्टिक मार्केट प्लेटफॉर्म में बेच भी सकते हैं, ठीक है। फिर आता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो डायरेक्टली देखेंगे कि जो इंडिया है उसकी 7वीं पोजीशन है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। रिलीज़ किया जाता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। दिसंबर 2023 में इसको लॉन्च किया गया और फिर से इस वर्ष का लॉन्च होने वाला होगा, ठीक है। रिपोर्ट रिलीज़ कब की गई थी? COP28 दुबई में हो रहा था तब रिलीज़ की गई थी, और आशा है इस बार COP29 के दौरान इसको रिलीज़ किया जाएगा। तो फर्स्ट 3 में अगर देखेंगे तो किसी भी कंट्री को कोई रैंक नहीं मिली है। उसके बाद मिलता है डेनमार्क को 4थे नंबर पर डायरेक्टली, ठीक है। फिर आपका आता है एस्टोनिया, और इंडिया जो आता है वो 7वें नंबर पर आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। GHG कैटेगरीज में भी 3 तक कोई रैंक यहाँ पर नहीं है, यानी ग्रीन हाउस इमिशन कैटेगरी में भी कोई रैंक नहीं है। फिर फिलीपींस आता है और इंडिया यहाँ पर 9वें नंबर पर आता है, ठीक है। कैटेगरी रिजल्ट एनर्जी यूज़ में भी 3 तक कोई नहीं है, इंडिया इसमें 10वें पर आता है। तो जो आपका ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसके अंतर्गत 3 श्रेणी में रैंकिंग आती है। पहले तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की खुद की रैंकिंग आती है जिसमें इंडिया 7वें नंबर पर है, और रैंकिंग शुरू होती है 4थे नंबर से जो कि डेनमार्क ने प्राप्त किया है। फिर कैटेगरी रिजल्ट में GHG इमिशन की बात आती है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन की बात, तो 9वें नंबर पर उसमें इंडिया आता है। और कैटेगरी रिजल्ट में ही एनर्जी यूज़ की बात आती है, तो एनर्जी यूज़ में 10वें नंबर पर इंडिया आता है। फिर जो नेक्स्ट हम लोग रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं वो है 14th इमिशन गैप रिपोर्ट 2023। रिलीज़ किया गया था नवंबर 20, 2023 को। इसको रिपोर्ट की टाइटल थी ब्रोकन रिकॉर्ड, टेम्परेचर्स हिट न्यू हाई येट वर्ल्ड फेल टू कट इमिशन। मतलब तापमान ने नई हाईज लगा ली हैं लेकिन अभी भी वर्ल्ड जो है वो इमिशंस को कट करने में जो है वो नाकाम रहा है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है, इमिशन गैप रिपोर्ट UNEP के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें इसी के बारे में बात कर रहा है कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था कि हम लोग कट डाउन करेंगे 1.5 डिग्री से कम तापमान प्री इंडस्ट्रियल एज के पहले का, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें हो नहीं पाई हैं, ठीक है। ग्लोबल GHG इमिशन सेट अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ 57.4 GT/CO2 इन 2022 की। अगर ग्लोबल GHG इमिशन की बात करें तो 57.4 गीगाटन ऑफ CO2 इमिशन 2022 में हुआ है, ठीक है। और ये काफ़ी एक नया रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ठीक। उसके अतिरिक्त यहाँ पर छोटे छोटे अन्य भी दिए हुए हैं, जैसे फ्लू गैस इमिशन की बात करें तो 5% से ग्रू कर रही है। CH4 उसके बाद आता है 1.8% से, और N2O उसके बाद आता है आपका 0.9% से, ठीक।
अगला आता है मीना माता कन्वेंशन, COP5 इसका हो रहा है। मीना माता कन्वेंशन आपको पता है कि मीना माता जो डिजीज थी जो कि मरकरी के कारण फैली थी, उसी के उपलक्ष्य में ये कन्वेंशन किया जाता है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हेल्ड हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और ये चला आपका 30 नवंबर से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 3 नवंबर 2023 तक ये चला है। प्रेसिडेंट ऑफ COP5 कौन था? तो क्लाउडिया सोर्निया दुमित्रू, रोमानिया की जो है क्लाउडिया सोर्निया दुमित्रू, ये प्रेसिडेंट रही हैं COP5 की। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, बस इसका मेन बात समझिए कि पार्टीज एग्रीड ऑन द न्यू रिक्वायरमेंट टू एडवांस द फेज डाउन ऑफ डेंटल अमलगम एंड एज ऑफ 2025 नो मरकरी लेवल विल बी अलाउड इन कॉस्मेटिक्स। कह रहा है कि कोई मरकरी का यूज़ कॉस्मेटिक्स में 2025 तक के बाद नहीं किया जाएगा। ठीक है, 2025 तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना है और फेज डाउन करना है डेंटल अमलगम का। ठीक है, फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 6 कहाँ होनी है? मीना माता, तो 2025 में नवंबर के महीने में अभी चल भी रहा है, ख़त्म होने वाला है, यानी कि जेनेवा में होने वाली थी। ठीक है, अंडर द चिलियन प्रेसिडेंसी में होने वाली थी। ठीक है, फिर हम लोग क्लाइमेट एम्बिशन समिट देखते हैं। क्लाइमेट एम्बिशन समिट शायद ये पुराना हो चुका होगा क्योंकि ये 20 सितंबर को हुआ था, तो अगर इस वर्ष का होता है तो मैं अभी उसका अपडेट चेक कर लेता हूँ, 1 सेकंड होल्ड करिए। तो यही लेटेस्ट है, कोई घबराने की बात नहीं है। एम क्या है क्लाइमेट एम्बिशन समिट का? टू एक्सेलरेट एक्शन बाय गवर्नमेंट्स, बिजनेस, फाइनेंस, लोकल अथॉरिटीज एंड सिविल सोसाइटी एंड हियर फ्रॉम फर्स्ट मूवर्स एंड डूअर्स। ठीक है, कुल मिलाकर के कह रहा है कि हमें एक्सेलरेट करना है जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं, जो भी कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो सरकार के द्वारा किए जा रहे हो, बिजनेस के द्वारा किए जा रहे हो, फाइनेंस के द्वारा, लोकल अथॉरिटीज़ या सिविल सोसाइटी ही, उनके द्वारा फर्स्ट मूवर्स एंड डूअर्स की बात कर रहा है, यानी कि पहले काम करने वाले और पहले मूव करने वालों की बात यहाँ पर करता है। मेजर आउटकम क्या है कि एक्सेलरेट करेगा डीकार्बोनाइजेशन को और डिलीवरी करेगा क्लाइमेट जस्टिस की। ठीक है, तो डीकार्बोनाइजेशन को एक्सेलरेट करेगा, यानी कि कार्बन में कटौती को एक्सेलरेट करेगा, और यहाँ पर दूसरा क्या करता है कि नेट जीरो ट्रांजिशन प्लान रख रहा है, रेगुलेटरी सपोर्ट कर रहा है कि 1.5 डिग्री से कम रखेंगे हम लोग। ठीक है, रिक्वायर बिल्डिंग अ पॉलिसी एंड रेगुलेटरी आर्किटेक्चर की, कोई आर्किटेक्चर या बिल्डिंग बन रही है तो उसमें किस तरह से कार्बन इमिशन को कम किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी बातें ये करता है। टोटल जो है GCF कमिटेड है, प्रोवाइड करेगा टोटल $1 बिलियन सपोर्ट करने के लिए जो भी इम्प्लीमेंटेशन है। EW फॉर ऑल, ठीक है, इनिशिएटिव सेकंड रिप्लेनिशमेंट इज सक्सेसफुल। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल जो है ये इंप्लीमेंट करेगा अगर उसका दूसरा रिप्लेनिशमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें जितनी इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ें बता दी गई। वेनेडियम डिस्कवर हुआ है गुजरात में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आपको याद रखना है। ठीक है, जबकि लिथियम जो है वो कश्मीर में हुआ है, तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ लिथियम इन कश्मीर, वेनेडियम एंड रेयर मेटल कैन बी हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन गुजरात। तो गुजरात में आपका रेयर मेटल डिस्कवर हुआ है जो कि है आपका वेनेडियम। चलिए, ये गल्फ ऑफ खंबात जो कि अरेबियन सी में खुलती है अलंग इन गुजरात, यहाँ पर जो है इसको डिस्कवर किया गया है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार जो है बहुत सारा टन यहाँ पर है वेनेडियम पेंटॉक्साइड के फॉर्म में, इतना टन जो है यहाँ पर एस्टिमेट्स है। ब्राज़ील जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वेनेडियम का, रशिया और साउथ अफ्रीका जो है ये तीनों मिलाकर के टॉप 3 कवर करते हैं। अगला आता है स्मार्ट सिटी मिशन इंडिया लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं स्मार्ट सिटी मिशन इंडिया के बारे में। तो पहली चीज़ कि इसको जो रिलीज़ किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जब वो इंदौर में थी एनुअल स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव के दौरान। रिपोर्ट को प्रिपेयर कौन करता है? तो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो इसको प्रिपेयर करती है यूएन हैबिटेट के साथ मिल करके इसको प्रिपेयर करती है। और क्या बातें इसमें जाननी है, कब रिलीज़ हुई ये कोई जानने वाली बात नहीं है, कुछ हाइलाइट्स दिए हुए हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे जो रिपोर्ट है स्मार्ट सिटीज़ मिशन इंडिया लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये अपशॉर्ट करती है ऑफ व्हाट ऑफिशियल सेड वाज द फर्स्ट सच एक्सरसाइज टू मैप ऑल द प्रोजेक्ट्स ऑफ ए नेशनल मिशन अगेंस्ट ग्लोबल गोल्स। अर्थात
ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी अधिकारी हैं उनके अकॉर्डिंग यह कहा गया कि ये है राष्ट्रीय मिशन, ये जो नेशनल मिशन है वो सभी परियोजनाओं को मैप करने वाला ऐसा अभ्यास था जो कि ग्लोबल गोल्स के अगेंस्ट चलाया जा रहा है। ठीक है, आगे बात कर रहा है कि इन दिस रिपोर्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 100 सिटीज अक्रॉस इंडिया एज अ पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन इज एग्जामिन्ड थ्रू द लेंस ऑफ एसडीजी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के चश्मे के तहत, अर्थात उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जा रहा है कि जो भी हमारी स्मार्ट सिटीज़ मिशन था उसका काम कहाँ तक चल रहा है, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 100 सिटीज़ जो भारत में टोटल 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाना था वो कितना आगे तक परिवर्तित हो पाया। ठीक है, SCM यानी कि स्मार्ट सिटी मिशन इन्वॉल्व करता है टोटल 8000 प्रोजेक्ट्स को। ये रिपोर्ट शोकेस करता है इंडिया की कमिटमेंट अबाउट एजेंडा 2030, अर्थात 2030 तक जो SDG गोल्स को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, सतत विकास लक्ष्य को पाने का जो भारत मतलब विश्व का लक्ष्य है, उसमें भारत की कमिटमेंट जो है, भारत की जो उत्तरदायित्व है वो उसको दिखाता है। ठीक है, की फाइंडिंग्स की बात करें रिपोर्ट की, तो प्रोजेक्ट जो चल रहा है इंदौर उसको मेंशन करता है, जो कि ग्रेविटी बेस्ड नेटवर्क टू प्रिवेंट 205 MLD ऑफ अनट्रीटेड सीवेज फ्रॉम एंटरिंग ऑफ कान्ह रिवर, द सरस्वती रिवर एंड नेटवर्क ऑफ 25 ड्रेन्स। मतलब यहाँ पर 205 MLD जो अनट्रीटेड सीवेज है जो कि कान्ह रिवर, सरस्वती रिवर और नेटवर्क और 25 ड्रेन्स में जाता था, उसके ऊपर जो है यहाँ पर उसके ट्रीटमेंट की बात करता है, उसको फोकस कर रहा है। द रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइट द मुदासरलोवा रिजर्वायर फ्लोटिंग सोलर प्लांट इन विशाखापत्तनम। तो मुदासरलोवा रिजर्वायर फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो विशाखापत्तनम है उसके ऊपर भी बताता है कि टोटल 3613 मेगावाट आर की एनर्जी जो है ये जनरेट कर रहा है, जो कि $0.28 मिलियन कहीं ना कहीं सेव करता है। फिर अगली जो न्यूज़ है वो है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के बारे में। तो बस इतना जान जाना है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक अकॉर्ड किया है कि फाइनल अप्रूवल मिल गया है राजस्थान की 5वीं टाइगर रिजर्व को, जिसका नाम है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये 55वां देश में टाइगर रिजर्व है, तो नाम याद रखिएगा क्योंकि टाइगर रिजर्व का नाम एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाता है। लोकेटेड कहाँ पर है, तो धौलपुर और करौली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है राजस्थान के, और टोटल एरिया इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, 600 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया है। ठीक है, चलिए अब जो नंबर ऑफ टाइगर्स है राजस्थान में वो इंक्रीज हो चुके हैं। 32 थे 2006 में, अभी 28 हैं 2022 के डेटा के अनुसार। 5वां वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस हुआ है, कहाँ हुआ है बस इतनी चीज़ याद रखनी है, तो बेंगलुरु इंडिया में हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ भी याद नहीं रखना है। थीम देख सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकॉनमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। अब आता है न्यूज़ इन शॉर्ट्स, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो पहली न्यूज़ इसमें आती है कि लैंडस्लाइड हुई है वायनाड में। तो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, बस ये जान जाइए कि वर्स्ट नेचुरल डिज़ास्टर जो कि केरला में 2018 की फ्लड के बाद आई है वो ये है कि वायनाड में लैंडस्लाइड हुई है। किस किस विलेज में हुई है, तो चूराल माला विलेज में हुई है और मुंदक्की विलेज में हुई है। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा जो कि वायनाड में पड़ता है। ठीक है, अगला है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, BBNJ एग्रीमेंट हुआ है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट। ये लैंडमार्क डिसीजन है जो कि मार्क करता है सिग्निफिकेंट स्टेप कि किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है, बचाया जा सकता है अनसस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो भी समुद्री जैव उत्पादित चीज़ें हैं यानी कि समुद्री बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। और एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन कि इसको जो है नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के एरिया के बाहर ये चीज़ें आती थी। ठीक है, ऑफन referred as high seas areas beyond national jurisdiction as the global common ocean open to all the internationally lawful purposes such as navigation, overflight, lying submarine cables and pipeline। ये वो एरियाज आते हैं जिनको हाई सीज बोलते हैं, जो कि इंटरनेशनली ग्लोबल इंपॉर्टेंस का क्षेत्र है, जहाँ पर आपके नेविगेशन होता है, ओवरफ्लाइट्स होती हैं, सबमरीन केबल्स बिछाई जाती हैं, पाइपलाइंस बिछाए जाते हैं, इत्यादि चीज़ें। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तो कहाँ खोला गया है, विश्व का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये जो आपका है वो खोला गया है गोबी डेजर्ट बाय चाइना, चाइना के द्वारा गोबी डेजर्ट में, जो कि मंगोलिया का क्षेत्र है, 2025 तक में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका
यहाँ पर रिएक्टर यूज़ करेगा एनरिच लेस देन 20% यूरेनियम 235 और थोरियम रिजर्व 50 किलोग्राम का और कन्वर्जन अबाउट 0.1 का, ठीक है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल डेटा और दिया हुआ है जिसका कोई काम हम लोग के स्तर पर नहीं है, ठीक है। नैनो फर्टिलाइजर प्लांट एट काकीनाडा, तो ये याद रखिएगा कि नैनो फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है, तो काकीनाडा में स्थापित हुआ है। इससे ज़्यादा इसमें कोई चीज़ नहीं देखनी है, ठीक है। चलिए, इंडिया एट वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024, तो इंडिया जो है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट में क्या गुल खिलाया है, ये चीज़ें देख लेते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज सेट अप इट्स ओन पवेलियन एट द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 हेल्ड इन रॉटरडैम नीदरलैंड। तो पहले तो कहाँ हुआ है, तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हुआ है आपका नीदरलैंड में, रॉटरडैम नीदरलैंड में। और यहाँ पर इंडिया की पवेलियन सेटअप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि लार्जेस्ट पवेलियन थी एट द समिट में। पवेलियन मतलब क्या होता है कि लोग बैठे होते हैं ना, तो दर्शक दीर्घा, ठीक है, अपनी दर्शक दीर्घा लेकर के इंडिया वाले गए, इस तरह का समझिएगा कि वहाँ के लोग जो है देख रहे थे। वन ऑफ द लार्जेस्ट पवेलियन एट द समिट, और ये जो है लार्जेस्ट पवेलियन हुई वहाँ पे, एंड हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय सेक्रेटरी, मतलब एक दर्शक दीर्घा का निर्माण जो है उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी भूपेंद्र एस भल्ला ने 12 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन किया। फिर आता है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, रूल्स। तो अब यहाँ से मुझे लगता है कि 7-8 छोटे टॉपिक्स या 10 छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो इसको यहाँ हम लोग पॉज कर रहे हैं, बस यही पेज बचा हुआ है। फिर हम लोग का डिफरेंट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा जिसमें बुक्स एंड ऑथर मैं पढ़ाऊँगा, बाकी मैम पढ़ाएंगी। तो यहाँ पर इसको रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे लगता है कि हम लोग मिसलीनियस के सेक्शन में आ जाएंगे, या यूपी करंट अफेयर्स जो है एक दिन मैं उसका और बना लूँगा टोटल PDF, ठीक है। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी अब बस वही पढ़ेंगे। मोटी मोटी जो न्यूज़ थी, जैसे नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, इकोनॉमिक न्यूज़, एनवायरनमेंट न्यूज़, साइंस टेक न्यूज़, ये हमने पूरी कवर कर लिया। आज लास्ट लेक्चर समझ लीजिए था, ठीक है। इसके बाद जो छोटी बहुत न्यूज़ है ये धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे, क्योंकि केवल अब स्पोर्ट्स न्यूज़, बुक्स एंड ऑथर्स, ऑबिचुरी, श्रद्धांजलि, कोई अवार्ड मिला है, ये सारी चीज़ें बची हुई हैं जिसको हम लोग टाइम के साथ अपना अपडेट के साथ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, जैसे सपोज करिए कि नोबेल प्राइज़ सारा का सारा चेंज हो गया है, तो एक लेक्चर में ले आऊँगा जिसमें सब कुछ वो चीज़ें समाहित कर दूंगा। तो बिल्कुल अब पेशेंस के साथ बैठना है। जैसे जितने भी अभी आपके ओपन सीरीज़ होती हैं, जैसे विंबलडन ओपन हो गया आपका, फ्रेंच ओपन हो गया, इत्यादि चीज़ें, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, इस सब को हम लोग एक बार में देख लेंगे। इसी तरीके से जितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला वो देख लेंगे, जितने लोगों को भारत रत्न मिला वो चीज़ें देख लेंगे, जितने लोगों को अन्य इंपॉर्टेंट प्राइज़ मिले, जैसे बुकर प्राइज़ मिला, मैन बुकर प्राइज़ मिला, ठीक है, या फिर गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिले जिसको ऑस्कर बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर एक बार में देख लेंगे। जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, सपोज करो कि इसमें 150 बुक्स का नाम दिया है, तो उसमें से जो 30 बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी वो हम लोग देख लेंगे। तो ऐसी सेक्शंस वाइज अब जो है छोटे छोटे वीडियोस 10 मिनट के, 15 मिनट के हम लाते रहेंगे और आपके सहयोग करते रहेंगे, ठीक है। तो हिम्मत मत हारिए, आयोग ठीक है ना इंसाफी कर रहा है, उसको होने नहीं देंगे। पहला टारगेट ये रखना है, यूपीएससी हिंदी और यूपीएससी हिंदी की टीम, ठीक है, आपके साथ हमेशा खड़ी है। बस हम लोग ये चाहते हैं कि शुचिता के साथ अपनी बात रखिए। कल को ये ना हो कि आयोग भी गुस्सा हो जाए। जैसे सपोज करो कि बच्चे गुस्सा हैं, ठीक है, तो बच्चों का गुस्सा तो लोग देख ही चुके हैं बांग्लादेश में, लेकिन बच्चे गुस्सा है सपोज करो, ठीक है, तो ये गुस्सा भड़कना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, इसको कंट्रोल करके रखिए। क्योंकि आयोग है, आयोग पता चला कि नेक्स्ट ईयर का डीले ही कैलेंडर लॉन्च कर दिया, तब तो कोई ऐसा उपद्रव नहीं मच सकता या प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। तो आयोग के साथ कभी बहुत बदतमीजी नहीं, आराम से डील करिए। क्योंकि आयोग ने 2026 का कैलेंडर 3 साल डिले कर दिया सपोज करिए, और वो पहले से ही प्रायोजित है कि 3 साल डिले होगा क्योंकि हमें नॉर्मलाइजेशन करना और इतनी सारी चीज़ें करनी है। तो वो चीज़ें आने वाली फ्यूचर के लिए गलत ना हो, इसलिए बहुत आराम से प्रोटेस्ट करना है, अपनी मांग मनवा के रहना है कि भाई हमें चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन ना हो, और अगर नॉर्मलाइजेशन जैसा कोई एक कारनामा हो रहा है, ठीक है, तो उसको रोकना है। एक दिन में पेपर करना है, भले से आप 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम ले लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसी के साथ यहाँ पर ये लेक्चर की समाप्ति होती है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग मिसलिनियस और यूपी का सेक्शन पढ़ेंगे। धन्यवाद।